ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में सितंबर और अक्टूबर में कोविड-19 के केसेस उरूज पर हो सकते हैं। इन बातों का इजहार जीएमसी जम्मू के कम्युनिटी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर दिनेश कुमार ने न्यूज 18 के एडिटर मनोज कौल के साथ खास बातचीत के दौरान किया। उन्होंने कहा कि इस वबा से निजात पाने के लिए लोगों को भी अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है। सुविधाओं की जरूरत पड़ी। हमने देखा कि पहले हम ये कहते थे कि कुछ दर्जनों में केस आते थे, फिर उसके बाद 50, 60, फिर 100, अब 100 से ज़्यादा, कभी कोई 400, 500 केस भी हमने देखे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर। तो आपको लगता है कि ये जो हालात हैं दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं? हालात इसमें कोई शक नहीं है कि बिगड़ रहे हैं। अभी ये बीमारी जो वो उतार पे है और आने वाले 1 या 2 महीने में लगता है इसकी पीक आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ हमें 4 या 5 महीने में हमारे डॉक्टर साहिबान ने, हमारे मीडिया ने और बाकी जितने भी कोरोना के साथ जूझ रहे कर्मचारियों ने बताया है, उसका इस वक्त बड़ी सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। यही वो समय है जब हमारी कैपेसिटी जो हमने 3 या 4 महीने में बनाई है वो कैपेसिटी पूरी होती हुई नज़र आएगी और हेल्थ सिस्टम पे ज़्यादा प्रेशर रहेगा। तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि जितना बचाव हम खुद कर सकें वो ज़रूर करें। दूरी बना के रखें 2 गज़ की हर जगह, भीड़ भाड़ वाली जगह पे मत जाएं, बिना काम के बाहर मत निकलें, अपने बुज़ुर्ग और बच्चों को ध्यान रखें, अपने खान पान का ध्यान रखें। किसी चीज़ को हाथ लगाएं तो वो हाथ हम सैनिटाइज़र या साबुन से धो लें। खांसी करें या छींक आए तो अपने बाजू पे करें। जम्मू में ऐसा लग रहा है कि किसी हद तक कंट्रोल में है। यहाँ हमने देखा कि जो पॉजिटिव केसेस हैं वो भी ज़्यादा नहीं हैं और उनमें ये भी एक चीज़ है कि जब देखा जाए तो ट्रैवलर्स ज़्यादा आते हैं। लेकिन कश्मीर के अंदर हमने देखा कि वहाँ जो नंबर ऑफ़ पॉजिटिव केसेस है वो दिन ब दिन बढ़ता है। ऐसा क्यों कर है? इसमें कोई शक नहीं है कि कश्मीर में जम्मू के मुकाबले में स्थिति थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, लेकिन अगर आप नेशनल लेवल के हिसाब से देखें, पॉजिटिविटी के हिसाब से देखें तो भी कम है। उससे भी हमारा कोई जो रेट जो पॉजिटिविटी का 3 या 3.5% बन रहा है, जो कि नेशनल लेवल 8% से कम है। अब यहाँ पे एहतियात लेना ज़रूरी है कि ये रेट आगे और बढ़ सकता है। ये बात मैं बार बार दोहराना चाहूँगा। और चूँकि जब लॉकडाउन जब से ख़त्म हो गया हो तो लोगों की जो आवाजाही है वो शुरू हो गई है, तो ये और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ज़रूरी हो जाता है कि जो भी जहाँ भी हम जाएं तो हम पूरी जो सतर्क रहें कि हम खुद को भी बचाएं और दूसरों को भी बचाएं। कि जम्मू की अगर बात करेंगे, क्या हम ये मान के चलें कि जितना एहतियात करना चाहिए था उतना एहतियात हो रहा है, या कहीं पर अभी भी आपको लगता है कि चूक हो रही है लोगों की तरफ से? नहीं, मुझे तो स्पष्ट शब्दों में बोलना पड़ेगा कि जो हमने देखा है जितना एहतियात होना चाहिए इतना नहीं हो रहा, और शायद लोगों ने इसको एक थोड़ा कैजुअली लेना शुरू कर दिया। और मेरा मानना है कि इससे पहले जो कदम उठा रहे थे अब उन कदमों को और सख्ती से उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो टाइम है, जैसे मैंने पहले बोला है कि हालांकि हमने जम्मू कश्मीर सरकार ने पूरी कैपेसिटी बढ़ाई है, टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाई है, हॉस्पिटल में मेडिकल सुविधाओं की कैपेसिटी बढ़ाई है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि ये कैपेसिटी जो हो वो हमें इससे भी ज़्यादा हो जाए कि लोगों को अगर सुविधाओं की ज़रूरत पड़े तो हमारे हॉस्पिटल के बेड्स या जो सुविधाएं वो कम पड़ना शुरू हो जाए। मुझे लगता है अब ये लड़ाई जो है अगले 1 या 2 महीने में हमें ज़्यादा सख्ती से लड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब पीक होने की आशंका हमें दिख रही। अब आपका ये मानना है कि पीक जो है सितंबर के आसपास होगा? मुझे लगता है मॉडल्स जितने भी आए हैं, जितने भी हमने अजम्पशंस किए हैं, जितने भी इंटेलिजेंट गैसेज हैं, उस हिसाब से लगता है। हालांकि इट कैन नॉट बी परफेक्टली टोल्ड, बट ऐसा लगता है कि सितंबर या अक्टूबर में इसकी पीक आने की संभावना है। जम्मू में केसेस कम हैं, यहाँ डेथ्स भी रिलेटिवली कम हुई हैं कश्मीर के मुकाबले में। ये अभी एक नोशन है लोगों के अंदर कि शायद यहाँ उतनी रिगरस टेस्टिंग नहीं हो पाती है जम्मू डिवीज़न के अंदर जितनी कि कश्मीर वैली के अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि जम्मू में टेस्टिंग नहीं हो रही। जम्मू कश्मीर अगर टोटलिटी में देखें तो नेशनल लेवल से कहीं 4 गुना ज़्यादा टेस्टिंग पर मिलियन हो रही है, और जम्मू में भी इसकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा है।
बेसिक अगर ऐसे एज एन एपिडेमियोलॉजिस्ट मैं बात करूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि जो फैलाव है इन्फेक्शन का वो ऐसा लगता है कि वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, अभी जम्मू में थोड़ा कम है। और ये वैसे ही हो रहा है जैसे बाकी सारे देश में हो रहा है। कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे इन्फेक्शन थोड़ी आगे चल रही है, कुछ एरियाज़ हैं वहाँ कम चल रही है। कह रहा अगर हम एहतियात ना लें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो 3 हफ्ते पहले जो कश्मीर में सिचुएशन थी वो जम्मू में आ सकती है। जैसे आपने कहा कि एहतियात जो है उतना ज़्यादा नहीं है, कुछ कैजुअली लिया जा रहा है। कौन सा ऐसा ग्रुप है, एज ग्रुप है सॉरी, कि जो इस बात को हल्के में ले रहा है और वो कितना खतरनाक है? मुझे लगता है ये सभी इसको हल्के में ले रहे हैं। अब लोगों को ऐसा लगता है 4-5 महीने कोरोना के साथ लड़ते हो गया हुआ है, हम बच गए हुए हैं, अब हमें कुछ नहीं होने वाला। जहाँ शायद मैगजीन्स में पढ़ के हो सकता है हमें सिम्टोमेटिक इन्फेक्शन हो गई हो, जहाँ शायद वो हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज़ बन गई हो। तो मुझे लगता है इस बात को बड़ा बारीकी से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो कोरोना के लिए जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर किसी को एसिम्टोमेटिक हो भी जाता है तो अभी पूरी तरह से नहीं कह सकते कि वो एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रोटेक्ट भी करती हैं। तो जो नॉर्मल टेस्टिंग होती है उसके बाद हमने ये सुना कि एक प्रपोजल आपके पास ऐसा है कि जो एंटीजन टेस्ट्स हैं वो शुरू किए जाएंगे। वो किस तरह से शुरू किए जाएंगे और उससे क्या फ़ायदा होगा? जैसे मैं सबको बताना चाहूँगा कि नॉर्मल जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट रहता है, सर एक्यूरेट टेस्ट रहता है, वो RT-PCR रहता है जो कि हो रहा है। RT-PCR की परेशानी ये है कि उसमें थोड़ा वक्त लगता है उसको ना करने में। अब श्रीनगर में, कश्मीर में और जम्मू में एंटीजन टेस्टिंग शुरू हो गई है। इसका फ़ायदा यह है कि इसका रिज़ल्ट आध पौने घंटे में मिल जाता है, और अगर आध पौने घंटे में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है तो उसमें जो क्लिनिकल डिसीजन है, अब इस पेशेंट का क्या किया जाए, इसको घर भेजा जाए, इसको किसी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखा जाए, तो वो जल्दी हो जाता है। जल्दी हो जाता है तो जितनी जल्दी पेशेंट को आइसोलेशन में जाएगा, जो निगाह में रहेगा, उतनी जल्दी हम उस इन्फेक्शन को ना बचने से रोक सकते हैं। उसमें परेशानी ये है कि ये टेस्ट जो है, अगर तो ये पॉजिटिव आ जाता है तो ये बिल्कुल माना जाता है कि इसको कोरोना है। अगर ये नेगेटिव आता है ये एंटीजन का टेस्ट, तो फिर उसके लिए RT-PCR करने की ज़रूरत है। लेकिन इससे जो टेस्टिंग की प्रक्रिया और क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की प्रक्रिया वो काफ़ी तेज़ हो जाती है। आपने कहा कि अक्टूबर तक शायद पीक आ सकता है, तो क्या हमारे पास ये जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नीड्स कैटर कर पाएगा अगर वो पीक आता है तो? कि अभी सरकार बिल्कुल यूज रही है कि इसकी कैपेसिटी को और बढ़ाया जाए, और ना सिर्फ मेजर जो टाउन्स हैं हमारे जम्मू या कश्मीर, जब बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा रही है। और मैं मानता हूँ कि अभी तक जितने केसेस आए हैं हम सक्षम रहे हैं उनको पूरी तरह से सुविधाएं देने में, और आने वाले समय में भी अगर ये जनता जो लोग हैं हमारा साथ देते हैं और अगर प्रिकॉशंस लेते रहते हैं तो बड़ी बात नहीं है कि हम आगे भी उनको वो सुविधाएं जो वो देते रहेंगे। गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने थोड़ा सा ज़्यादा एहतियात बरतते हुए और केयरफुल रहते हुए जो एसिम्टोमेटिक केसेस थे वो भी हम हॉस्पिटल्स में रख रहे थे, और उसके साथ फ़ायदा हुआ है। जो हमारा डेथ रेट है वो बहुत कम है। तो अब कोई ऐसे डिसीजन लेते हुए अगर केसेस की तादाद बढ़ जाती है तो मुझे लगता है कि अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं अगर उसको भी अडॉप्ट किया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। जो लोग एसिम्टोमेटिक हैं, जो लोग ठीक हैं, जो लोग वो गाइडलाइन होम क्वारंटीन की फॉलो कर सकते हैं तो उनको घर में भी रख सकते हैं। सिर्फ उसके लिए चंद जो वो शर्तें हैं या कंडीशन हैं वो फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर उसके घर में एक अलग कमरा है, अगर उसके घर में अलग वॉशरूम है, अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन ले सकता है, अगर वो अपना ध्यान रख सकता है, और एक आरोग्य सेतु है जो आपको पता है ऐप है जिससे हमें पता चल जाता है कि कोई आपके आसपास कोई पॉजिटिव वगैरह तो नहीं है, और इसके अलावा अगर कोई उनका एक केयर गिवर है जो इस दौरान उसका ध्यान रख सकता है। इस तरह की साइकी हमने यहाँ देखी, जो हमने थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है उसमें अगर आप क्वारंटीन सेंटर्स में लोग देखेंगे तो 2 दिन 3 दिन रहते हैं तो उसके बाद वो भागम भाग आती है, नहीं साहब हमको निकलने दो, हमारा टेस्ट क्यों नहीं आया, वो नहीं आया। तो वो एक ये जो एक्सपेरिमेंट है उस मेंटालिटी को देखते हुए जो घर में जो होम क्वारंटीन इस तरह के पेशेंट्स को, एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स को किया जाएगा तो वो एक थोड़ा सा खतरे वाली बात होगी। देखिए खतरे वाली बात तो, लेकिन अच्छी बात यह है कि जितने लोग भी हमने चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखे,
जहाँ कल को हम ये स्ट्रेटजी करते हैं कि उनको घर में रखा जाएगा, एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि वो लोग हमेशा 24/7 कांटेक्ट में रहते हैं हेल्थ केयर में। तो अगर हेल्थ केयर के कांटेक्ट में रहते हैं, समय समय पे अगर उनको किसी दिशा निर्देश की ज़रूरत पड़ती है तो उनको मिल सकती है। लेकिन इसमें जैसे मैंने बोला, जिसमें जन जन की भागीदारी की बड़ी ज़रूरत है। अगर लोग समझेंगे नहीं, आप उनको चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव क्वारंटीन में रखोगे, या आप हॉस्पिटल में रखोगे, या घर में रखोगे, जब तक वो अपना वो जो हिस्सेदारी पूरी ठीक तरीके से नहीं निभाएंगे, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक सोशल टैबू सा लग जाता है, भाई उसको कोरोना हो गया है। हाँ, तो ऐसा हो गया कि जैसे उसने कोई पाप कर लिया, कोई गुनाह कर लिया, कि अब उसके साथ कोई बात नहीं करनी है, आपने कुछ भी नहीं करना। आपका क्या मैसेज होगा उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि अगर किसी को कोरोना हो गया तो ये कोई बहुत ऐसी कोई ये हो गई कि वो उसके साथ मान लीजिए कि जैसा कि आपको एक सोशल बाइकआउट जैसा करना पड़ेगा क्योंकि वो तो कोरोना से पीड़ित है। मुझे लगता है ये सबसे जो थोड़ी परेशानी वाली बात है कि, और हमने देखा भी है कि हॉस्पिटल में भी हमने महसूस किया कि जब एक बंदा पीड़ित होकर आता है कोरोना से, और अगले हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद कोई दूसरा बंदा आता है, तो वो लोग जो इसको पहले कोरोना पीड़ित है वो भी थोड़ा भेदभाव करते हैं। और जैसे आपने बोला कि सतर्क होना, सावधान होना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन किसी तरीके का भेदभाव किसी बीमारी के लिए भी, क्योंकि ये जैसे मैंने एक बार पहले भी कहीं बात की थी, ये फ्लू जैसी बीमारी है। हमें समय समय पे हमने HIV को देखा, जिसका एक बहुत बड़ा एक डिस्क्रिमिनेशन होती थी या लोग करते थे। ट्यूबरकुलोसिस देखा। तो मुझे लगता है किसी भी बीमारी के लिए किसी तरह का भी कोई डिस्क्रिमिनेशन करना उचित नहीं है। और हम तो ये समझते हैं, और बड़ी जगह हमने देखा कि जो लोग पीड़ित रहते हैं, कभी जिनको कोरोना शायद हो गया, उनको तो सामने आना चाहिए एज ए कोरोना वॉलंटियर, क्योंकि जो वो बात करेंगे शायद वो दूसरे लोगों को बचाने में ज़्यादा सफल हो सकती है। आपको नहीं लगता है कि जहां सरकार एक तरफ ये कोशिश कर रही है बार बार मैसेजेस दे दे के लोगों को कि आप भेदभाव ना करें उन लोगों से जो कि उससे पीड़ित हुए हैं, वहीं उस सोशल ऑर्गेनाइजेशंस और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का भी एक दायित्व बनता है, एक फ़र्ज़ बनता है कि वो लोगों को एजुकेट करें, क्योंकि एक इम्पैक्ट ज़रूर होता है। अगर कोई अच्छा सोशल एक्टिविस्ट है जिसने अच्छा काम किया होगा, अगर कोई धर्म गुरु है जिसका एक अच्छा इम्पैक्ट है, जहाँ वो यहाँ एक तरफ ये कोशिश करते हैं, हमने देखा कि सरकार ने भी जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको कहा लोगों से कि अब जैसे आप मंदिर में ना जाएं, फिलहाल आप घर में पूजा करें, आप मस्जिद में ना जाएं, घर में नमाज़ पढ़ें। तो वैसे ही उनका ये भी दायित्व है कि वो लोगों को एजुकेट करें कि वो भेदभाव ना करें उन लोगों से जो कि पीड़ित हुए हैं। कितना फ़र्क पड़ सकता है उससे? इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। और हमने ये देखा भी है, जब भी हम कभी कोई हेल्थ एजुकेशन कैंपेन करने जाते हैं किसी भी बीमारी के मुतालिक, तो ये जो लोग की पर्सन्स रहते हैं, जैसे टीचर्स हो गए, कोई रिस्पेक्टेड धर्म गुरु हो गए, तो जब ये बात कहते हैं तो इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। और मुझे लगता है जो आपने बात की है बिल्कुल मुफीद और बिल्कुल सही बात है। इस समय उनका रोल और भी ज़्यादा गहराई से उनको लेने की ज़रूरत है। और अगर वो बात सरकार की बात अपने तरीके से अपने लोगों में रखेंगे, क्योंकि लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, तो मुझे लगता है उसका असर भी जो ज़्यादा होगा। डॉक्टर साहब, आपने हमारे से बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।